जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, बिहार का इलेक्शन होने वाला है और दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। कैसे जीती है ये आपको भी पता है, ये सबको पता है और इस पे बहुत ज्यादा अब चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या बिहार के अंदर भी उसी रणनीति का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी, और अगर करेगी तो क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार भी जीतेगी और महागठबंधन को वहां हार का सामना करना पड़ेगा। देखिए, महागठबंधन के लिए या इंडिया गठबंधन के लिए स्टेक्स आर वेरी हाई। स्टेक्स इसलिए हाई हैं कि लालू यादव और उनके परिवार पर जो कैश फॉर लैंड, लैंड फॉर कैश, लैंड फॉर जॉब स्कैम की तलवार मंडरा रही है और भारतीय जनता पार्टी ने पूरा इंडिकेशन दे दिया है कि चुनाव के पहले, जब चुनाव होगा बिहार, उसके पहले वो लालू प्रसाद यादव को परेशान करेंगे, हो सकता है जेल भी भेज दें। जो केस ईडी ने बनाया है वो ये बनाया है कि लालू प्रसाद यादव ने, जब वो रेल मंत्री थे, उस समय लोगों को क्लास 4 की नौकरियां दी थी और वो नौकरियां देने के बदले उन्होंने लोगों से लैंड लिया था। तो इसीलिए एक हाथ से, जैसा आरोप लगाया गया कि एक हाथ से नौकरी दी और दूसरे से उनकी लैंड ले ली, ये बताया गया ईडी के द्वारा। अच्छा, इसके लिए ईडी ने, सीबीआई ने रेलवे के बड़े बड़े अधिकारियों को भी घेरे में ले लिया है, उनकी भी जांच कर रहे हैं। अब वो बेचारे अधिकारी भी नप जाएंगे केवल इसलिए कि लालू प्रसाद यादव को ठिकाने लगाना है। उनको ठिकाने तब लगा पाएंगे जब रेलवे अधिकारियों को ठिकाने लगा देंगे। अब रेलवे अधिकारियों की मुश्किल यह है, किसी भी सरकारी विभाग की सबसे बड़ी मुश्किल यह होती है, अब मामला गया है फंस, अब ये उलझ गया मामला। अब ये रेलवे अधिकारी जाके ईडी सीबीआई के सामने कहेंगे कि अगर उनसे पूछा जाएगा कि साहब आपने ये जो नौकरियां दी, ये नियमानुसार दी या नियम का उल्लंघन करके दी। अच्छा, ईडी सीबीआई तो ये चाहेगी कि ये रेलवे अधिकारी ये कहें कि ये लालू प्रसाद यादव के इंडिकेशन पे ये किया गया, तभी ये प्रूव होगा कि, क्योंकि नौकरियां लालू प्रसाद यादव ने तो अपने हाथ से अपॉइंटमेंट लेटर इशू करके नहीं दी, वो दी तो है रेलवे अधिकारियों ने। तो रेलवे अधिकारियों के पास दो विकल्प होंगे इस प्रश्न का जवाब देने के लिए कि क्या आपने नियमानुसार नियुक्तियां की या किसी के कहने पे की। अब रेलवे अधिकारियों पे बहुत बड़ा परेशानी है। पहली परेशानी यह है, अगर वो कहते हैं कि ये नियमानुसार की, तो उन्हें प्रूव करना पड़ेगा कि इसमें नियम का कोई उल्लंघन नहीं हुआ, अर्हताओं का कोई उल्लंघन नहीं हुआ, जो भी कानून बने हैं, जो भी नियम बने हैं, उसका उल्लंघन नहीं हुआ। अगर नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ तो लालू प्रसाद यादव बच जाएंगे। भाई, अपॉइंटमेंट लेटर तो रेलवे अधिकारियों ने दिए, फिर ये सारा आरोप ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ईडी सीबीआई चाहेगी कि अधिकारी ये कहें, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का फायदा करना चाहेंगी और लालू प्रसाद यादव को जेल भेजना चाहेंगी, तो ये कहलवाएंगे कि हमें आदेश था रेल मंत्री की तरफ से। और अगर रेलवे अधिकारी कुछ भी, अगर दबाव में आके ये स्टेटमेंट दे देते हैं, तो वो भी जेल जाएंगे, क्योंकि मानी बात है, जो संविधान है, जो कानून है, वो ये आपको परमिशन किसी भी सरकारी अधिकारी को नहीं देता कि वो मंत्री के कहने पे नौकरी दे। उसको नियमों का पालन करना होता है, उसको संविधान का पालन करना होता है, अपने जो ऑर्डर्स हैं उसका पालन करना होता है, उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। तो अगर वो कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव के कहने पे किया और नियमों का पालन नहीं किया, तो अधिकारी भी जेल जाएंगे और लालू प्रसाद यादव भी जेल जाएंगे। और लालू प्रसाद यादव को बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी इलेक्शन के पहले, क्योंकि पूरा का पूरा जो महागठबंधन का खेल है वहां पे चौपट हो जाएगा। अब दूसरा पक्ष यह है कि क्या बिहार के अंदर भी उसी प्रकार चुनाव आयोग कर पाएगा जो उन्होंने महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया, दिल्ली में किया। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मत हो सकता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि जैसे पहले कहते थे कि हरियाणा में हो गया लेकिन महाराष्ट्र में नहीं होगा, हरियाणा में लोग कहते थे हरियाणा में नहीं होगा, हरियाणा इज डिफरेंट। अच्छा, हरियाणा भी डिफरेंट नहीं निकला, बयार बह रही थी कांग्रेस की और जीत गई भारतीय जनता पार्टी।
महाराष्ट्र के अंदर बयार बह रही थी महाविकास अघाड़ी की और जीत गई भारतीय जनता पार्टी महायुति। अब बिहार के अंदर भी ये कहा जाएगा कि नहीं बिहार इज डिफरेंट, बट हो सकता है वही हो जो हरियाणा और दिल्ली के अंदर हुआ। हो सकता है क्या? इसकी बात की पूरी संभावना है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा प्रयास करेंगे कि वो सब कुछ करें जो उन्होंने बाकी स्टेट्स में किया। क्या क्या किया? जो वोटर्स लिस्ट है उसमें रद्द-बदल करेंगे, नाम काटेंगे, जोड़ेंगे, दलितों और मुसलमानों के नाम ज्यादा जोड़ेंगे। पिछली बार के इलेक्शंस में जिन एरियाज में कांग्रेस को या महागठबंधन के लोगों को ज्यादा वोट मिले हैं वहां ज्यादा नाम काटेंगे, और जहां बीजेपी को लीड मिलती है वहां छेड़खानी नहीं करेंगे। मतलब जैसा महाराष्ट्र में बता रहे हैं, और ये मध्य प्रदेश के भी पार्लियामेंट इलेक्शन में पता चला कि जहां पिछली बार जिन पोलिंग बूथ्स पर कांग्रेस को वोट मिलता था वहीं सारा खेल हुआ, और उसकी वजह से पूरा गणित बदल गया। तो मुझे तो ये लगता है देखिए बिहार में हेरफेर तो होगी, 5% हो या 7% हो, होगी। कितना आप रोक पाएंगे ये तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पे डिपेंड करता है, कम्युनिस्ट पार्टियों पे डिपेंड करता है। कम्युनिस्ट पार्टी इस मामले में ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, उनके उन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा प्रभाव है जहां पे वो शायद इसको रोकने का प्रयास करें। दे आर ऑर्गेनाइज्ड, दे आर वेल ऑयल्ड मशीनरी। आरजेडी भी कंपैरेटिवली बेटर ऑफ है, कांग्रेस कितना कर पाएगी है कांग्रेस जाने। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर सरकार बनने के बाद रेखा गुप्ता ने परफॉर्म किया, उससे मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा सूत्र मिल गया है महागठबंधन को, इंडिया गठबंधन को ऐसा ब्रह्मास्त्र मिल गया है कि अगर इसका उपयोग करे तो बिहार में सब बेईमानियों के बावजूद 5 बजे के बाद वोट पड़े, 6-7% बढ़ जाएं जिसका कोई जस्टिफिकेशन ना हो, ईवीएम्स में 100% बैटरी मिले, इसके बावजूद महागठबंधन चुनाव जीत सकता है। और वो मुझे लगता है वो क्या कारण है, जैसे आपने देखा कि पिछले 3 महीने के अंदर रेखा गुप्ता ने दिल्ली के अंदर क्या किया। उन्होंने दिल्ली के अंदर जो अवैध निर्माण थे, जहां लोग 40-40, 50-50 साल से रह रहे थे, गरीबों के मकान थे, झुग्गी झोपड़ियां थी, उसको तोड़ना शुरू किया। अमीरों के मकान नहीं तोड़े, अमीरों के अवैध निर्माण नहीं रोके, अमीरों के जो रोड में एनक्रोचमेंट्स थे और इलीगल कंस्ट्रक्शन थे उनको नहीं रोका, अपने लोगों का नहीं रोका, लेकिन जो गरीब लोग थे उनका तोड़ दिया। तो बिल्कुल दिल्ली के अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से आपाधापी मची हुई है, त्राहिमाम हो रहा है। कारण यह है दिल्ली वो जगह है, दिल्ली वो राजधानी है जहां बिहार, उत्तर प्रदेश और बाकी देश के लोग, मुंबई हो, दिल्ली हो, चेन्नई हो, हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, यहां बाकी देश के लोग नौकरी करने जाते हैं, रोजगार करने जाते हैं, क्योंकि उनके अपने राज्य के अंदर नौकरियां नहीं। अच्छा, दिल्ली के अंदर जो ज्यादातर लोग जिनके मकान तोड़े गए हैं ये बिहार, उत्तर प्रदेश के हैं, बल्कि बिहार के ज्यादा हैं। अच्छा, अब ये एक सवाल उठता है कि क्या एक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी वाले उठा सकते हैं कि ये जो निर्माण तोड़े गए हैं वैध हैं कि अवैध हैं? मानी बात है कि अवैध हैं, वैध तो नहीं है। अच्छा, ये भी एक जस्टिफिकेशन है कि भाई अवैध हैं तो उन्हें तोड़ा जाना चाहिए, बिल्कुल तोड़ा जाना चाहिए, सब अवैध तोड़ने चाहिए, जितने भी हों, अमीरों के, गरीबों के, सेठों के, बड़े बड़े पूंजीपतियों के। लेकिन अगर इस प्रकार से तोड़फोड़ शुरू हुई तो मेरे ख्याल से 80% दिल्ली के मकान तोड़ दिए जाएंगे। लेकिन चिंता वहां हो रही है जहां पे अमीरों के मकान नहीं टूट रहे और गरीबों की झुग्गी झोपड़ियां टूट रही। अच्छा, एक खेल और, जब एक बड़े लैंड माफिया, भू माफिया ने एक लैंड पे कब्जा किया, सरकारी लैंड पे कब्जा किया, सरकार नहीं चेती, उस लैंड माफिया में ने उसमें प्लॉटिंग की, प्लॉट काटे और गरीब लोगों को 5-5, 10-10 लाख में 50-50 गज के प्लॉट दे दिए। गरीबों ने खरीद लिए, सरकार नहीं चेती, लोगों ने मकान बना लिए, गरीबों ने, सरकार नहीं चेती। 15-20 साल बीत गए, सरकार नहीं चेती, बिजली का कनेक्शन दे दिया, पानी के कनेक्शन दे दिए, रजिस्ट्री हो गई, हाउस टैक्स जमा करा लिया, सरकार नहीं चेती। अब
15-20 साल बाद, 40 साल के बाद जब टूट रहे हैं मकान, तो जो पूंजीपति था, जो लैंड माफिया था, वो तो पैसा कमा के निकल गया। उसने तो हजारों करोड़ रुपए बना लिए और भारतीय जनता पार्टी का पार्षद बन गया या विधायक बन गया या आम आदमी पार्टी का बन गया। मैं उस राजनीतिक मसले में नहीं फंसूंगा, लेकिन वो तो पैसा निकाल के बड़ा, उसने फॉर्च्यूनर खरीद ली और ऑडी और मर्सिडीज खरीद ली। लेकिन गरीब आदमी जिसने 5-6 लाख 7 लाख का प्लॉट खरीदा था और 5-6 लाख रुपए लोन लेके उसने अपना छोटा सा एक रहने लायक मकान बना लिया था, उसके मकान टूट गए। तो पूंजीपति और लैंड माफिया को तो नुकसान नहीं हुआ, गरीबों को नुकसान हो गया, उनका मकान टूट गया, गरीबों का, अमीरों का नहीं। अब सवाल ये उठता है कि अगर शुरू में ही, जो गरीब लोग नॉर्मली कह रहे हैं कि अगर 20 साल पहले बता दिया गया होता, 10 साल और याद भी बता दिया जाए, जब ये लैंड माफिया प्लॉटिंग करते हैं और गरीब लोगों को इलीगली बेचते हैं, तो उस समय क्या सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को पता नहीं चलता? आजकल तो सारी चीजें ड्रोन से पता चलाई जा रही हैं, तो ड्रोन से पता नहीं चलता कि इलीगल कॉलोनी डेवलप हो रही है। अच्छा, जब पूंजीपति भूमाफिया पैसा कमा के निकल जाता है, उसके बाद छोटे लोगों के मकान तोड़ दिए जाते हैं। तो पूंजीपतियों का पैसा भी बन जाता है, लैंड माफिया का पैसा भी बन जाता है, एमसीडी को भी पैसा मिल जाता है, उनके अधिकारियों को पैसा मिल जाता है, और गरीब जो है दर दर भटक। अब दिल्ली की स्थिति सोचिए, दिल्ली की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो झुग्गी झोपड़ियों में रहती है, जो लीगल कॉलोनीज में रहती है, और जिन्होंने इस प्रकार से प्लॉट खरीद के मकान बनाए हैं, वो आज के तारीख में दे आर बैडली अफेक्टेड दिल्ली में। और ये शुरुआत कब हुई है? 3 महीने से हुई है। लीगली ठीक काम है, लेकिन इसके पहले की जो मैंने पूरी हिस्ट्री आपको बताई और क्रोनोलॉजी बताई, वो देख के लगेगा कि अमीरों ने पैसा कमा लिया, गाड़ियां खरीद ली, और गरीब के मकान टूट गए। अगर इस फिनोमेना को, और वीडियोस बन रहे हैं, हर चैनल इसको कवर कर रहा है, हर यूट्यूब चैनल इसको कवर कर रहा है, और लोग किस प्रकार रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि साहब 15,000 रुपए महीना हम कमाते हैं, हम रेहड़ी लगाते हैं या दुकान करते हैं या रिक्शा चलाते हैं या ई रिक्शा चलाते हैं, टेम्पो चलाते हैं, 15-17 हजार रुपए कमाते हैं। पहले हम लोग किराए में, ये मकान हमारे पास था, हमने लोन ले रखा था, 4-5 हजार रुपए उसका ईएमआई देते थे, 10-11 हजार में घर का खर्चा चलाते थे। अब जब मकान टूट गए, एक तो सामान बर्बाद हो गया, अब हम किराए पे जा रहे हैं, तो जो पहले मकान किराए पे 3-3.5 हजार में मिलता था, वो 7 हजार में मिल रहा है। तो अगर हम 15,000 में 7.5 हजार किराए दे देंगे तो हम तो मर गए, खत्म हो गए। तो त्राहिमाम तो हो रहा है। अच्छा, सरकार क्या कर सकती थी या उसको क्या करना चाहिए? जैसा दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने कहा भी था कि जहां झुग्गी वहीं मकान। तो अगर वहीं पे अगर आप मकान बना देते ईडब्ल्यूएस लेवल के, और वहीं लोगों को उन्हीं में बसा देते, चाहे 2-2-3 स्टोरी बना देते, तो लोग कम से कम ठिकाना मिल जाता। लेकिन अब अगर उन्हें आप नरेला के अंदर 15, 20, 25, 30 किलोमीटर कालका जी और दूसरी जगहों पर बसा देंगे, तो मानी बात है कि ये लोग तो नौकरी करने वहां नहीं जाएंगे जहां जाते थे, जहां झाड़ू पोंछा करते थे, जहां खाना बनाते थे, और 15,000 रुपए नहीं कमा पाएंगे। तो एक नई समस्या पैदा आपने कर दी। अच्छा, एक और समस्या है, असल में हो क्या रहा है, मोदी जी विदेश जाते हैं, विदेश जाके वहां की पूरी स्थिति को देखते हैं और वही चीज हिंदुस्तान में लागू करने की कोशिश कर देते हैं। देखिए, यूरोप अमेरिका की स्थिति अलग है, भारतवर्ष की स्थिति अलग है। उनके यहाँ जो ज्योग्राफिकल एरिया है बहुत बड़ा है और पॉपुलेशन कम है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और ज्योग्राफिकल एरिया कम है। तो हमारे यहाँ डेंसिटी और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, गरीबी बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये भी एक परिस्थिति है कि जो अमीर है, जो अपर मिडिल क्लास है, वो बिना लोअर मिडिल क्लास के और लोअर क्लास के एग्जिस्ट नहीं कर सकती। मिडिल क्लास भी नहीं कर सकती, अपर क्लास तो कर लेगी, उससे पैसे वैसे वो 10 हजार के बाद 25 हजार दे देगी, उससे कोई परेशानी नहीं। लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास है, वो भी नहीं कर सकती, क्योंकि जो उसको झाड़ू पोछे वाले 3 हजार के मिलते थे, वो 5 हजार मांगेंगे। ड्राइवर 16 हजार मांगता था, 25 हजार मांगेगा, क्योंकि उसके खर्चे बढ़ गए। तो आज के तारीख में भारत की जो स्थिति है, अर्बन एरियाज में, सेमी अर्बन एरियाज में, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। गरीब आदमी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास पे डिपेंडेंट है, और अपर क्लास और मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जो है लोअर क्लास पे डिपेंडेंट है, क्योंकि एक दूसरे के पूरक। और इस प्रकार जो डिमोलिशन हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उससे न केवल लोअर क्लास बहुत ज्यादा परेशान है, बल्कि मिडिल क्लास भी बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि काम करने वाला, अच्छा, आदत छूट गई है काम करने की।
घर में। अगर ये नौकर नहीं आएंगे, काम करने वाले घर के हेल्पर्स नहीं आएंगे, तो आप काम कैसे करेंगे? और भारत की सबसे बड़ी ब्यूटी, बाकी आप कुछ कह लीजिए, भाई आपके घर के बाहर आके सब्जी वाला, फल वाला आवाज दे के सब्जी फल बेच देता है। घर में आपको झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ता, आप विदेश जाके रह के आइए 1 महीना, बाकी बड़ा आनंद आएगा। वायुमंडल बहुत अच्छा है, खाने पीने अच्छा मिलेगा, सस्ता मिलेगा, नौकरी मिल जाएगी। लेकिन वहां में जब सारे दिन खुद काम करना पड़ेगा कि 10 घंटे काम करके आएंगे, 2 घंटे आपको ट्रैवल में लगेगा और उसके बाद 2 घंटे आपको सफाई में और खाना बनाने पे लगेगा। सामान खरीदने भी जाना है तो 15 किलोमीटर ड्राइव करके जाना पड़ेगा। वो भारतवर्ष में वो स्थिति तो है नहीं। तो ना यूरोप भारत बन सकता है, ना भारत यूरोप बन सकता है। अब इस चीज को रेप्लिकेट करना है बिहार के अंदर, अपोजिशन को, महागठबंधन को, इंडिया गठबंधन। अगर जो ये वीडियोस यूट्यूब वाले दिखा रहे हैं और जिस प्रकार की दारुक स्थिति दिखा रहे हैं कि जहां मकान झुग्गी की जगह देने की बात की गई थी, वहां पे अगर इस प्रकार की त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा है, और बिहार के अंदर आप जानते हैं दिल्ली से स्थिति अलग है। दिल्ली के अंदर मिडिल क्लास 30% हो सकता है, अपर क्लास जो है 5 से बजाय 10% हो सकता है, लेकिन लोअर इनकम ग्रुप की संख्या दिल्ली में हो सकता है कम हो, लेकिन बिहार में बहुत ज्यादा। तो अगर बिहार वालों को इन यूट्यूब के क्लिप्स निकालकर गांव गांव आरजेडी वाले, कम्युनिस्ट और कांग्रेस वाले पहुंचा दें और दिखा दें कि अगर बिहार के अंदर आपने झूठे वादों पर विश्वास किया कि आपको ये मकान देंगे, कोठी देंगे, 2,500 देंगे और अच्छे दिन लाएंगे और 15 लाख देंगे, आप उसके चक्कर में मत पड़िए। आप ये देख लीजिए दिल्ली में ये क्या कर रहे हैं, और दिल्ली में कर रहे हैं, अगर इनको सत्ता में लाए आप तो ये बिहार में भी यही करेंगे। अच्छा देखिए, ये तो भारत की रियलिटी है कि हर आदमी जो है वो ये समझता है कि सरकारी लैंड को एक्सटेंड करना, उसको एनक्रोच करना, वो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, बल्कि सड़कों पे सारी गाड़ियां खड़ी रहती हैं। अब दिल्ली में आप अगर कल्पना करेंगे एक मकान जिसमें पार्किंग स्पेस नहीं है, 3 कारें खरीदता है और सड़कों पे खड़ी कर देता है और सड़कें सारी जाम हो जाती है, चलने फिरने की जगह नहीं बचती है। अच्छा, अगर वो पुलिस उठा के ले जाएगी, फाइन लगाएगी तो मुश्किल, नहीं ले जाएगी तो चलने की जगह नहीं है, और इस आदमी के पास अपनी कार को रखने की जगह नहीं है। तो स्थिति बहुत ज्यादा कठिनाइयों से भरी हुई है। तो असली मुद्दा यह है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 3 महीने के अंदर किया है, अगर इसको बिहार की जनता तक वीडियोस, क्लिप्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जनता तक पहुंचा दिया जाए, ये जो आप, भाई भारत की कल्पना ही आप नहीं कर सकते। ठीक है, सबको अच्छा लगता है एक अच्छी कॉलोनी हो, साफ सुथरी सड़कें हों, ना ठेले वाले हों, ना रिक्शे वाले हो, ना पान वाले हों, ना गरीब लोग हों। भाई हो सकता है एक पर्टिकुलर अमीर क्लास का एक ऐसे वर्ग है जो गरीबों से उसको पसीने की बदबू आती है और घृणा होती है, लेकिन द इंडिया इज नॉट इंडिया विदाउट देम। या तो उनको नौकरियां दे दो, उनको ऐसा कमाई का साधन दे दो, इंडस्ट्री लगा दो जैसे चाइना ने किया। भाई उन्होंने मॉडर्न सिटी, स्मार्ट सिटीज इसलिए बना पाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज्यादा कर दी, लोगों को नौकरियां मिली और इस प्रकार से गरीबी हटी और सब एडजस्ट हो गए और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, लोगों को नौकरियां नहीं देंगे, तो ठेले ही लगाएंगे बेचारे, और ठेले आप लगाने नहीं देंगे और स्मार्ट सिटीज में उनको घुसने नहीं देंगे। तो जो अपर क्लास है, जो साफ सुथरी सड़कें और मकान और ये झुग्गी झोपड़े वालों से जिनको घृणा, वो भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे और झुग्गी झोपड़े वाले भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो समस्या बहुत बड़ी है। लेकिन अगर महागठबंधन इस बात को जनता तक पहुंचा पाए बिहार की जनता तक, तो मुझे ऐसा लगता है सारी हेरा फेरी के बावजूद महागठबंधन 2/3 सीटें जीत सकता है। लेकिन उसके लिए अभी से इनको स्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि एक पॉइंट जो भारतीय जनता पार्टी उठाएगी वो ये उठाएगी कि अवैध का ये लोग समर्थन कर रहे हैं। अवैध का समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जहां पे जिसकी जो है उसको थोड़े दिन के लिए शिफ्ट कीजिए, उसको कंपेंसेट कीजिए, वहां पे उसको बना दीजिए। जैसे धारावी के अंदर, मुंबई के अंदर हुआ है, पहले कहा गया था सबको मकान दिया जाएगा धारावी, बाद में पता चला नहीं, इस साल के पहले जो लोग थे और जो लीगल थे उनको दिया जाएगा। तो आधे लोगों को मिलेगा, आधे लोग जो है बेचारे जो बिहार उत्तर प्रदेश से गए वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे ऐसा भारत बनाने की कोशिश हो रही है जो यूरोप जैसा दिखे। लेकिन अगर यूरोप जैसे दिखेगा तो 70% जनसंख्या जिसको 5 किलो अनाज पे आप सरवाइव करा रहे हैं, वो भूखी मर जाएगी और देश खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन इस बात को अगर सही मायने में अभी से महागठबंधन पहुंचाना शुरू कर दे, तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के इस
गलत प्रयास को रोका जा सकता है और चुनाव भी जीता सकता है। नमस्कार, धन्यवाद अपना।